प्रिय स्नेहीजनों, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार्य हो। आज मैं गृहस्थ जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय युवक एवं युवती के विवाह के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, जन्मपत्री मिलान, मांगलिक दोष पर चर्चा करूँगा। कोई पिता अपने पुत्री का जन्म से लेकर युवावस्था तक पालन पोषण वह उसकी पत्नी मिलकर करते हैं, तो हर पुत्री का पिता यह चाहता है कि उसका हाथ वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें जो धन से चाहे थोड़ा कमज़ोर भी हो, परंतु संबंध अच्छे तरीके से निर्वहन करे, पुत्री का पूरा ख्याल रखे, जैसे एक पिता अपने पुत्री के लिए रखता है। उसका स्वभाव किस प्रकार का हो, उसमें उसकी आयु कितनी हो, उसका विद्या भाव किस प्रकार का हो, यह हम कैसे जानें। एक अनजान व्यक्ति से मिलते समय हम यह कैसे जानें कि उसका गुण और दोष क्या क्या है। इसके लिए सतयुग जब से युग प्रारंभ हुआ है तब से व्यवस्था बनाई गई है। इस पे अलग अलग विद्वान रहे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, परंतु प्रमुख रूप से नारद जी, रावण जी, भृगु जी, बाराहमिहिर साहब, पाराशर जी का नाम लिया जा सकता है। ये अग्रणी लोगों में से एक है। इस कलयुग में उन लोगों जैसा कोई विद्वान नहीं है, परंतु फिर भी ज्योतिष जैसे सागर में जितना आप गहरे बैठेंगे उतने ही रत्नों की प्राप्ति करेंगे। मैं भी एक सामान्य तैराक बन के गोता लगाने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मिला जिससे जन कल्याण हो सके। तो सर्वप्रथम जब आप अपने पुत्री का विवाह किसी युवक से करने जा रहे हों, तो प्राथमिक दृष्टिकोण यह गृहस्थ जीवन के उनके प्रारंभ का समय काल है। क्या देखना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। जन्मपत्री युवक की होनी चाहिए और युवती की भी। जन्मपत्री में गुणों के मिलान, अलग अलग नक्षत्रों गणों, जैसे यथा वश्य गुण, तारा गुण, योनि गुण, ग्रह मैत्री, गण गुण, राशि गुण, नाड़ी गुण, कूट गुण आदि पर विचार होता है। इन सभी के अंक निर्धारित हैं, जो कुल मिला के 36 अंक होते हैं। सबका विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है और बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से समझें। वर्ण का 1 गुण, वश्य का 2 गुण, तारा का 3 गुण, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण के 6, भकूट के 7, नाड़ी के 8। मैं यह बात कहूँगा कि भकूट और नाड़ी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ग्रह मैत्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाड़ी वर और कन्या की एक नहीं होनी चाहिए, और इनके अलावा वर और कन्या के कुछ विषयों पर विशेष ध्यान
रखने की आवश्यकता है। मैं बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी ज्योतिष के विद्यार्थी को पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं एक आम जनता से संबोधित हूँ, एक लड़की के पिता से संबोधित हूँ, एक लड़की के पिता को संबोधित कर रहा हूँ। कुंडली में जो 12 भाव हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो जब आप अपनी युवती का विवाह किसी युवक से करने जा रहे हैं तो इन गुणों के साथ कुंडली के कुछ भावों का मिलान भी कर लेना चाहिए। गुणों में 18 गुण से ऊपर बैठता है तो ठीक है, नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परंपरागत तौर पर जो रोग हैं वो हस्तांतरित होते जाएंगे। ग्रह मैत्री देखना चाहिए ताकि स्वभाव का मिलन हो सके, और सभी चीज़ों का मिलन संभव नहीं है। वो प्रभु राम और माँ सीता के मिलन में भी गुणों में अंतर है, उस पर कभी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम संतान भाव, पंचम भाव से अध्ययन कर लें। सप्तम भाव जो वैवाहिक संबंध के लिए है उस पर विचार कर लें कि उसमें शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि है। अष्टम भाव पर विचार कर लें कि आयु कितनी है वर की, ये देखना बहुत आवश्यक है। फिर नवम भाव को देख लें कि उसका भाग्य कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के विवाह के बाद भाग्य में उसके अवरोध आ जाए और लड़की बहुत अच्छे हंसते खेलते परिवार की है और दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट जाए। इस पर भी ध्यान रखना है। दसम भाव को देखना इसलिए आवश्यक है कि किस तरीके से उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी नौकरी की कैसी संभावना है, इन सब चीज़ों पर विचार। एकादश भाव भी देख लें, यदि व्यवसायी से विवाह करने जा रहे हैं तो आय का क्या हिसाब है, किस प्रकार का आय है। पति किस नेचर का मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके लिए सूर्य, चंद्र और मंगल पर विचार करना जरूरी है। ये ध्यान दें, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो इन पर भी विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो और मन उसका दूषित हो, यह भी उचित नहीं है पुत्री के लिए। मन का सहृदयवान होना आवश्यक है। तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि सप्तम भाव जो वैवाहिक संबंध का भाव है, जिससे विवाह का निर्धारण किया जाता है, उसमें यदि शुभ ग्रह विद्यमान हो, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, तो यह विवाह के लिए सर्वोत्तम कुंडली है। और यही नहीं है, ऐसे व्यक्ति का रूप रंग भी अच्छा होगा, आकर्षक होगा। कलर पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि रंग परमात्मा का देन है और रंग भेद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। परंतु पुत्री का जिस प्रकार का रूप रंग है उसके अनुसार ही वर का चयन करना चाहिए। और यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह विद्यमान हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मद्यपान करने वाले, हिंसक प्रवृत्ति वाले, रंग भी काला होगा। अभी रंग का मैंने जिक्र किया था, परंतु हर लड़की के पिता चाहते हैं कि उसकी युवती यदि गौर वर्ण की हो तो वर भी गौर वर्ण का हो। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। समाज में भी लोग ये सब चीज़, अन्य रिश्तेदार नातेदार भी देखते हैं। ऐसा ना हो कि गौर वर्ण की कन्या का है, बिल्कुल काले कलर के व्यक्ति से विवाह कर दिया जाए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आंतरिक सुंदरता को मैं महत्व दूंगा
यदि आंतरिक तौर पर, और आंतरिक सुंदरता आप जानेंगे कैसे, वो जानने का विधान मैं बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से आप यदि परेशान हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस दिशा में हमारी बच्ची का विवाह होगा, तो लड़की की कुंडली में सप्तम में जो राशि है, सभी राशियों की दिशा है, उसके अनुसार उसके विवाह की दिशा तय होगी। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि है तो पूर्व दिशा में विवाह होगा। वृष, कन्या और मकर राशि है तो दक्षिण दिशा में विवाह होगा। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है तो पश्चिम दिशा में विवाह होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है तो उत्तर दिशा में विवाह होगा। भाई बहन की संख्या के लिए भी लड़की की कुंडली का जो पंचम भाव है वह पति के बड़े भाई बहन का द्योतक है, और जो लड़की की कुंडली का नवम भाव है वह पति के कितने भाई बहन होंगे यह बतलाता है। जो लड़की की कुंडली का नवम भाव है वह पति का सुख भाव है। सुख भाव का मतलब भूमि, मकान, लड़की के सासू और सुख ऐश्वर्य, इससे सुख भाव का विचार करना चाहिए। अब पति की शिक्षा एवं संतान, तो लड़की की कुंडली का जो एकादश भाव है उस पर विचार करना चाहिए। यह यदि शुभ है, गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र इसमें विद्यमान है या इन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है तो उच्च शिक्षा, उत्तम संतान, प्रबल संतान योग, पुत्र या पुत्री दोनों, उसमें कोई भेद मैं नहीं चाहूँगा करना। तो प्रबल संतान। फिर पति की आयु के विषय में भी विचार करना आवश्यक है। तो पति के आयु के विषय में अगर विचार करना है तो लड़की के जन्मपत्री का जो द्वितीय भाव है वह उसके पति का आयु भाव है। आयु भाव का कारक शनि को देख लेना चाहिए कि वह किस जगह पर बैठा हुआ हो और उसका गुरु के साथ संबंध कैसा हो। यदि शनि उच्चस्थ है, शनि स्वराशिष्ट है तो आयु अधिक है, और यदि गुरु से दृष्ट है तो बड़ी दुर्घटनाओं का, गंभीर रोगों से उसकी मुक्ति है। और गुरु की यदि दृष्टि है और गुरु भी अपने केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और उससे इस भाव को देखते हैं, आयु भाव को देखते हैं, तो क्या कहना, बहुत उत्तम आयु है। आगे हम और भी विवाह के संदर्भ में बात करेंगे दूसरे वीडियो में।